आज जो है हम लोग स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में समझेंगे। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में आमूमन हम लोग जब कभी भी कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो प्रोसीडिंग्स को जब देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि केस का स्टेज क्या चल रहा होता है। एविडेंस पे चल रहा होता है या एविडेंस से पहले की प्रक्रिया में चल रहा होता है या फिर केस ट्रायल पे चल रहा होता है, कुछ नहीं पता चलता है। हमें जो भी अपने सीनियर से जानने को मिलता है वही हम जान करके रह जाते हैं, कभी प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, एज अ लॉ इंटर्न या फिर एज अ एडवोकेट हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल केस का स्टेजेस क्या है और अभी प्रेजेंट में केस का स्टेज कौन से स्टेज पर चल रहा है। आमूमन कंप्लेंट दो तरीके से रजिस्टर होता है, एक एफआईआर बेस्ड, एक कंप्लेंट केस बेस्ड। एफआईआर जो है सभी को पता है कि 154 सीआरपीसी, पुराने वाले अपने सीआरपीसी में धारा 154 में थी, लेकिन अब नए वाले में आ जाए तो 173 सीआरपीसी में, सीआरपीसी नहीं कहे, 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, तो एफआईआर बेस्ड एक हो गया कंप्लेंट केस बेस्ड। कंप्लेंट केस फाइल होता है 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में। ये डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, किस मैजिस्ट्रेट के पास? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, यानी न्यायिक दंडाधिकारी के पास। ठीक है, एफआईआर पे ही हम लोग पहले बात करते हैं। एफआईआर, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो गया है तो अगला प्रक्रिया क्या होगा, स्टेज क्या होगा? इंक्वायरी, उसके बाद अरेस्ट। उससे पहले बात करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पे एफआईआर हो गया, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मुझे पता चला है कि मेरे पर एफआईआर हुआ है, तो मुझे ये डर है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, मुझे ये एप्रीहेंशन है, आशंका है कि मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी। तो हम एज सुन एज पॉसिबल एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन 438 सीआरपीसी में आइदर सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय या फिर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में क्या करेंगे, फाइल करेंगे। अदरवाइज अगर अरेस्ट हमें कर लिया गया है तो हमारे पास रेगुलर बेल का प्रोविजन है, रेगुलर बेल का प्रोविजन है अपने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में। किस सेक्शन में हम रेगुलर बेल पिटीशन कहाँ फाइल करेंगे? तो 437 सीआरपीसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, लोअर कोर्ट में। अदरवाइज 439 सीआरपीसी में कहाँ जाएंगे? तो सेशन न्यायालय के पास, सेशन कोर्ट में। अब अरेस्ट हो गया, अरेस्ट के बाद का प्रक्रिया क्या होता है भाई? इन्वेस्टिगेशन का। कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सीआरपीसी के सेक्शन किस में है? तो जब हम सीआरपीसी के सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ते हैं तो वहां हमें धारा 2H में देखने को मिलता है। ठीक है, धारा 2H में इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है कि कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? तो पुलिस करता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे उस पर्सन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस 169 सीआरपीसी में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। अदरवाइज 173 सीआरपीसी, मैं आपको बता दूं कि दोनों को साथ मैच नहीं कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 सीआरपीसी जो अब एफआईआर को बताता है, ये पुराना 173 सीआरपीसी है, पुराना वाला 173 सीआरपीसी जो कि चार्जशीट के बारे में बताता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर लेती है तो फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में धारा 173 सीआरपीसी में फाइल करेगी। वही चार्जशीट जिसको हम लोग चालान भी कहते हैं। ठीक है, चार्जशीट न्यायालय में आ गया तो अब क्या होगा? उस एक्यूज्ड के खिलाफ जिसके ऊपर कंप्लेंट केस है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट केस है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है एफआईआर के थ्रू, चार्जेस फ्रेम होंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद एक ऐसा पार्ट आता है जहां पर न्यायालय प्ली ऑफ गिल्टी का एक पार्ट है, जहां पे न्यायालय उस एक्यूज से पूछती है कि क्या तुम पर जो ये लगाए गए चार्जेस हैं, क्या तुम इन्हें स्वीकार करते हो? और अगर स्वीकार करते हो तो वहां पर क्या होगा कि न्यायालय जजमेंट वहां पे सुना देगी। कम
जजमेंट देती है मतलब कम सजा देती है, सजा कम करके जो भी है या तो फाइन दे देगी, फाइन लगा देगी, या फिर कन्विक्शन देगी, लेकिन कम कन्विक्शन देगी, ज़्यादा नहीं। और अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी स्वीकार नहीं करता है तो अब समय आता है कि जहां पर प्रोसिक्यूशन जिसने ये कंप्लेंट लेकर के आया था उसका समय आया है कि वह अब अपने एविडेंस को प्रस्तुत करे, यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस। फिर डिफेंस अपना एविडेंस देगा। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 137, गौर से सुन लीजिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 137 जो कि बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे दिया, डिफेंस अपना एविडेंस दे दिया, दोनों का एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। और न्यायालय ठीक उसी समय अगर चाहे तो एक्यूज्ड का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है। कौन से सेक्शन में? तो सीआरपीसी का सेक्शन 313 में, जहां जो कि बात करता है पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड। ठीक है, तो अगर न्यायालय चाहे तो ठीक उसी वक्त एक्यूज्ड का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है, उससे पूछ सकती है कि तुमने क्यों ये अपराध किया, आखिर ऐसा कारण क्या था, क्या तुम इस अपराध को स्वीकार करते हो? अगर स्वीकार करेगा तो न्यायालय वहाँ भी जजमेंट सुना देगी, उसको सजा दे देगी। अदरवाइज अब समय आता है फाइनल आर्गुमेंट का, जहाँ पे दोनों पार्टीज फाइनल आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट के समक्ष, और फाइनल आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद जजमेंट, निर्णय का समय आएगा। निर्णय या तो कन्विक्शन होगा, यानी दोष सिद्धि, मतलब जो पर्सन के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे वो सही साबित हुए, उस पे दोष सिद्ध हो गया, उसे सजा सुना दिया जाएगा। अदरवाइज एक्विटल होगा। एक्विटल बोलने का मतलब दोष मुक्ति होगा। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर में हम कंप्लेंट केस के प्रोसीजर को जानेंगे कि कंप्लेंट केस जब न्यायालय के समक्ष लेके जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर के जाते हैं, तो वहाँ क्या प्रोसीजर है। तो ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर। तो पार्ट 2 लेक्चर में हम कंप्लेंट केस और इस पूरे इंटायर प्रोविजन को बड़े ही बारीकी से जानेंगे। अभी तो मैंने जो है एक जनरल प्रोसीजर दे दिया कि एफआईआर होगा, इंक्वायरी, अरेस्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, प्ली ऑफ गिल्ट होगा। दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस देंगे, प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, डिफेंस अपना एविडेंस देगा। साथ ही साथ 313 सीआरपीसी में एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा, जजमेंट होगा, या तो कन्विक्शन या फिर एक्विटल। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और पढ़ते रहें और खुश रहें, ख्याल भी रखें अपना।